हाँ देखिए, आज का हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा। हमने पढ़ ली थी। अब संज्ञा के बाद हमारा अगला टॉपिक है सर्वनाम। तो सीधी सी बात है, यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यानी कि देखिए, संज्ञा के स्थान पर रिक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि इसकी सीधी सी परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आगे बात समझ में, जैसे उदाहरण देखिए, हरी कोटा गया। हरी कोटा गया और उसने पुस्तक खरीदी। हरी कोटा गया और उसने पुस्तक खरीदी। अब देखिए, यानी कि हरी क्या है? हरी शब्द क्या है? संज्ञा। हरी शब्द संज्ञा है ना। कौन सी संज्ञा है हरी में? हाँ, व्यक्तिवाचक। अब इस वाक्य के अंदर हरि के बदले मैंने कहां पर सर्वनाम का प्रयोग किया? वाक्य को पढ़ो, उसने। क्योंकि इस हरि की जगह मैंने क्या ले लिया? उसने। तो बस इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर, हमारी परिभाषा ये कहती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो हरि के बदले मैंने क्या ले लिया? ये सर्वनाम ले लिया, उसने। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। आगे बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के प्रकार। अब देखिए, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? 6 भेद। ठीक है ना। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? 6। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला नंबर 1 हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष वाचक सर्वनाम। नंबर 2 आपका हो जाएगा निश्चय वाचक सर्वनाम। दूसरा तीसरा आपका हो जाएगा
निश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। छठा आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से यानी कि जो सर्वनाम है उसके कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। आगे बात समझ में। अब एक एक सर्वनाम को हम खोल कर पढ़ते हैं। पहला देखिए, पुरुष वाचक सर्वनाम। आप पहले इसकी परिभाषा सुनिए। यानी कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहने वाले या बोलने वाले अर्थात वक्ता, कहने वाला या बोलने वाला भी कौन है? मैं हूं ना, तो मैं क्या हुआ? वक्ता। यानी कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहने वाले या बोलने वाले के स्थान पर होता है वो क्या कहलाता है? वक्ता कहलाता है। अब पूरी परिभाषा मैं बोल रहा हूं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहने वाले बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता या किसी अन्य के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे बात समझ में। यानी कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहने वाले बोलने वाले अर्थात वक्ता या श्रोता तथा किसी अन्य के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके 3 उपभेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? 3। देखिए कौन कौन से। पहला होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। यानी कि ये इसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आगे बात समझ में। अंग्रेजी में कहा जाए तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आगे बात समझ में। अब देखिए, यानी कि उत्तम पुरुष के अंदर कौन से सर्वनाम आते हैं? यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। कहने का मतलब, मैंने पहले कहा था ना, कहने वाले या बोलने वाले। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन है? आप में हम में कौन है फर्स्ट पर्सन? मैं हूं ना। आप क्या हो? सेकंड पर्सन यानी कि श्रोता। तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग मैं किसके लिए करूंगा? मेरे लिए करूंगा। मैं तो फर्स्ट पर्सन हो गया, अब सेकंड पर्सन हो गया। जो यहाँ पर
उपलब्ध नहीं है, वो थर्ड पर्सन है ये बात समझ में। तो यानी कि वक्ता के लिए हम मुख्य रूप से दो सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, बाकी इनके जितने भी रूप बनते हैं वो सब उत्तम पुरुष में आते हैं, जैसे मैं और हम, ये बात समझ में। तो इसके अंदर कौन से सर्वनाम आ जाएंगे हमारे, मैं हम। अब इनकी जितने भी रूप बनेंगे वो सब उत्तम पुरुष में आएंगे, मैं हम हमें हमारा हमको हमसे मुझे मुझको मुझसे आदि। और भी हो जाएगा इसमें, मेरा आदि। अब देखिए जितने भी मैं और हम के आप जितने भी रूप बना सकते हो वो सब किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में आते हैं, ये बात समझ में। अब सेकंड है मध्यम पुरुष। अब मुख्य सर्वनाम है दो। सेकंड प्रश्न के लिए आप दो सर्वनाम का प्रयोग करते हो, तुम आप, दो ही शब्दों का प्रयोग करते हो ना। तो तुम और आपके जितने भी रूप बनते हैं वो सब किस में आएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो जैसे अलग रंग से लिख देता हूं उसको, हाँ देखो तुम आप। अब इनके जितने भी रूप बनेंगे वो सब किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में। जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे, तुमको, अगला आपका, आपसे, आपको, तुझे आदि। यानी कहने का मतलब यह है कि तुम और आपके आप जितने भी रूप बना सकते हो सब किस में आते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब उसके बाद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर मुख्य रूप से यानी कि थर्ड पर्सन के लिए आप तीन सर्वनामों का प्रयोग करते हो। क्या क्या करते हो, यानी कि यह, वह,
उस, तीन ही मुख्य दो। अब इनके आप जितने भी रूप बना सकते हैं उतने बना सकते हैं, ठीक है ना। अब यह का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? यह, वह का क्या हो जाएगा? वह, उसका क्या हो जाएगा? उसका, उसे, उन्हें, उनको आदि। आई बात समझ में? तो ये इनके तीन भेद होते हैं। अब देखिए डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सीधा सीधा यूं पूछ लेगा, तीनों सर्वनाम देकर यूं पूछ लेगा, निम्न में से किस विकल्प में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? आई बात समझ में? किसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर किसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो आपको बिल्कुल टेबल याद होना चाहिए, मूल सर्वनाम याद होना चाहिए, बाकी उसके रूप होते हैं। आई बात समझ में? अब वाक्य में प्रयोग करके भी ये पूछे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण लिख रहा हूं मैं, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। यहां पर वह में कौन सा सर्वनाम होगा? ये बात समझ में? जैसे मैं अपना कार्य कर रहा हूं। मैं में कौन सा सर्वनाम है? बता सकते हो आप? अगला उदाहरण देखिए, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, लेकिन उसे नहीं। बताओ यहां कौन सा? जरूरी नहीं है एक वाक्य में एक ही सर्वनाम हो, एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम भी प्रयुक्त हो सकते हैं। अब यहां पर कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक। यहाँ पर कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक। और यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक। क्लियर है मामला? ये हमारा पहला हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब अगला हम समझते हैं सेकंड नंबर। दूसरा सर्वनाम है हमारा निश्चय वाचक सर्वनाम। आप देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, यानी कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा निश्चित व्यक्ति, ये बात समझ में, निश्चित व्यक्ति स्थान वस्तु का क्या होता है? बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आई बात समझ में? जैसे यह
मेरा पेन है। तो इसमें निश्चयता का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा? यह मेरा पेन है, सीधी सी बात है। दूसरा उदाहरण देखो, वह हरि का घर है। वह हरि का घर है, निश्चित बताया जा रहा है कि भाई वो किसका घर है? हरि का घर है। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो यानी कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा निश्चयता का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा देखिए, तीसरा आ जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सीधी सी बात है, जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा निश्चित व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, चाय में कुछ गिर गया है। चाय में कुछ गिर गया है, क्या कन्फर्म है? क्या गिरा? मच्छर गिरा है, चींटी गिरी है, क्या गिरा पता नहीं है, कुछ गिर गया है। तो यहाँ पर कुछ शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये बात समझ में? ऐसे वाक्य भी दे सकता है डायरेक्ट हो, और आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम, अंडरलाइन करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना? अगला उदाहरण देखो, कक्षा में किसी का पेन खो गया है। किसका खोया है? पता है क्या? कन्फर्म नहीं है। तो किसी का पेन खो गया है, तो कौन सा सर्वनाम हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला देखो, आपको कोई बाहर बुला रहा है। आपको कोई बार बुला रहा है, कन्फर्म है क्या? नहीं। तो यानी कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा निश्चितता का बोध नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम? यानी कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम
कहते हैं। कक्षा 12वीं में के टॉपिक में पढ़ा होगा आपने छकार, पढ़े छकार, हाँ ककार पढ़े होंगे ना, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, ठीक है ना। जैसे FR दर्ज करा दे तो क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। तो इस प्रकार से यानी कि जिस भी शब्द के द्वारा प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सीधी सीधी बात, ठीक है ना। उदाहरण देखो, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, जवाब मिलेगा हिंदी पढ़ रहे हैं, ये बात समझ में। अगला उदाहरण देखिए, वह कौन आ रहा है, जवाब देना पड़ेगा। अगला उदाहरण देखो, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है ना। तुम कहाँ रहते हो, तो यानी कि जिस भी सर्वनाम शब्द के द्वारा प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से यानी कि हमारा जो सर्वनाम, अब 3